हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। तो आज हम लोग ये 12th क्लास होगा। इसके पहले 11th क्लास कंप्लीट हो चुका है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए और जिसमें आपको मैथ सब्जेक्ट है, या तो वर्ग 1 to 5 का बात करें, या 6 to 8 का बात करें, या 9 10 का बात करें, सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंस होने वाला है। इसलिए कि इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन इसमें लिया गया है। हाई लेवल भी क्वेश्चन मिलेगा, लो लेवल भी, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा और इजी क्वेश्चन भी इसमें देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर उठाकर देखिएगा तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 60,025 वर्ग मीटर है। इसकी सीमा के अनुदिश एक व्यक्ति चलता है जो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है। तो कितने समय में वह प्रारंभिक बिंदु पर, मतलब जहाँ चलना शुरू किया वहीं पे पहुँच जाएगा, ऐसा पूछा जा रहा है। एक वर्गाकार मैदान सभी को पता होगा कि जिसका चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। जिसका चारों भुजा बराबर होता है उसको हम वर्गाकार कहते हैं। अब कोई एक साइकिल वाला है जो कि एक बिंदु से यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, एक बिंदु से चलना शुरू कर रहा है। इस बिंदु से चलना शुरू करके ये प्रारंभिक बिंदु है, और चलते हुए इसी के पाथ को फॉलो करते हुए तो ये फिर से यहाँ पे क्या हो जा रहा है, पहुँच जा रहा है। तो इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक जाने में सबसे पहले हमको क्या पता करना पड़ेगा, दूरी। इसलिए इस व्यक्ति का साइकिल का चाल दिया हुआ है, व्यक्ति का साइकिल का चाल दिया हुआ है, तो हमको दूरी चाहिए। बेसिकली सभी को पता होगा कि अगर ये वर्गाकार है और ये दूरी चाहिए तो ये पूरा जो साइड से जब चलेंगे तो ये कौन सा दूरी कहलाता है, वर्ग के परिमाप कहलाता है। ये क्या कहलाता है, वर्ग के परिमाप कहलाता है। अब ये वर्ग के परिमाप निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, तो भुजा पता होना चाहिए। सभी को पता होगा कि वर्ग का परिमाप का बात करते हैं तो 4 गुने क्या होता है, भुजा होता है। 4 गुने भुजा होता है। तो हमको क्या पता होना चाहिए, भुजा पता होना चाहिए, तभी जाके परिमाप हम लोग ज्ञात कर पाएंगे। भुजा निकालने के लिए भुजा क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो वर्गाकार ये जो क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल क्वेश्चन में दे दिया गया है। वर्ग का क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो कि वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला सभी को पता होना चाहिए, भुजा के स्क्वायर होता है। यही स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना है, तो 60,025 है। कितना है, 60,025 है। जब हम लोग इसका रूट निकालेंगे, अभी ये किसी ना किसी का क्या होगा, रूट होगा। ये किसी ना किसी का रूट होगा। तो अब हमको पता करना पड़ेगा, स्क्वायर इधर क्या जाएगा, रूट बनेगा। 60,025 का कितना रूट होगा, आपको ये निकालना पड़ेगा। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर 5 दिख रहा है, मतलब ये किसी ना किसी के अंत में क्या होगा, 5 होगा। सबसे पहले अगर देखेंगे तो 100 का स्क्वायर कितना होता है, तो 100 का स्क्वायर जो होता है इसका 2 जीरो बनेगा, 10,000 होता है। कितना होता है, 10,000 होता है। अगर वैसे ही 200 का स्क्वायर देखेंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, और 4 पे 4 जीरो बढ़ेगा तो 40,000 होगा। कितना करीब जाना है, 60 के करीब जाना है। 300 का स्क्वायर करेंगे तो वो 90,000 हो जाएगा। इसका मतलब कि 200 से 300 के बीच में ही होगा। तो अगर 250 का बात कर लेते तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर तो कितना होगा, 625, उस पर 2 जीरो आएगा। तो ये लगभग ये कितना इसी के करीब दिख रहा है ना। मतलब ये हो सकता है कि 245 का स्क्वायर का मान होगा। ये किसका हो सकता है, 245 का या 235 का हो सकता है। ये इसी के करीब होगा। तो आप गुणा करके चेक कर लेंगे कि 245 का स्क्वायर कितना होगा। तो 245 का ही ये स्क्वायर होगा। ये कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा कर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो निकल के आया, इसका स्क्वायर रूट किसका आएगा, ये 245 का आएगा। तो ये वर्ग का भुजा निकल गया। अब वर्ग का परिमाप जो निकलेगा वही दूरी होगा, वर्ग का परिमाप। इसलिए साइकिल जो तय कर रहा है दूरी, तो उसका दूरी कौन होगा, जो परिमाप होगा। इसलिए परिमाप पर ही उसका चल रहा है। तो दूरी बराबर कितना होगा, 4 इंटू भुजा हो जाएगा। तो 4 इंटू भुजा का मान है 245। 4 से गुना होगा, 4 5 20, 4 4 16, 16 2 18 के 8 हाथ में 1, 18 के 8 1 9, तो 980 हो जाएगा दूरी। और ये किलोमीटर में दिया है, यहाँ पर वर्ग मीटर दिया हुआ था। किसमें, क्षेत्रफल किसमें दिया था,
वर्ग मीटर में दिया हुआ था, तो ये किस में निकल के आया था? मीटर में। ये जो दूरी निकल के आया किस में निकल के आया? मीटर में। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे व्यक्ति का जो चाल दिया हुआ किलोमीटर प्रति आवर में दिया है, मतलब किलोमीटर में दिया हुआ है, तो इसको इसलिए किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से क्या कर लेंगे? भाग कर लेंगे। इस दूरी को अगर 1000 से भाग करते हैं तो ये किलोमीटर किस में चेंज हो जाएगा? तो ये मीटर वाले किस में चेंज हो जाएगा? तो किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट दे तो ये किलोमीटर में चेंज हो गया। अभी इतना पर इसको छोड़ देते हैं। अब हमको समय निकालना है। अब समय का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। समय और चाल और दूरी में रिलेशन होता है, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी दिया हुआ है कितना है? तो 98/100 है, और चाल दिया हुआ तो चाल यहाँ पे 18 है। जो भी नीचे रहता है ऊपर में आता है तो पलट जाता है, नीचे 1 लिख लेता है, ऊपर आएगा तो पलट जाएगा। तो 98/100 गुने 1/18। अब इसको चेक कर लेना है कटेगा कि नहीं कटेगा। तो ये जो समय आएगा, बेसिकली समय यहाँ पे देख सकते हैं घंटा में आएगा, लेकिन क्वेश्चन में किस में दिया है? मिनट में दिया है। तो हमको पता है कि मिनट में चेंज करने के लिए कितना से भाग करना पड़ता है? गुना करना पड़ेगा। तो 100 से गुना करना पड़ेगा। तो ये घंटा में आया है, घंटा को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। अब ये 36 18 3 मरतबे कट जाएगा, और यहाँ से काटेंगे 3 मरतबे 20 मरतबे यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर बात करेंगे तो ये कितना आ गया? तो आगे यहाँ पर गलती नहीं है ना? 4 16 2 18 ना काटे 9। फिर यहाँ पे अब ये मान निकाल लेते हैं। बेसिकली ये कितना आएगा? तो गुना करेंगे, नीचे में और कटने वाला है। हाँ, एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो कट जाएगा, और ये कटेगा क्या? 2 से कटेगा, ये 5 मरतबे अब नहीं कटेगा। तो 98/5 ये कितना होगा? 15। अब इसको हम लोग मिनट और सेकेंड में भी निकालना है, तो इसको पूर्णांक में चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके मिनट और सेकेंड में निकलेगा। तो पूर्णांक में चेंज कैसे होगा? तो 15 छक्के कितना होता है? 90। तो ये 6 मिनट हो जाएगा। 15 छक्के 90 होता है, 6 मिनट हो जाएगा। कितना पूर्णांक बचा? तो 15 छक्के 90, 8 बचा था, प्लस में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 8 बटे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो इतना प्लस, अब इसे जो बचा पूर्णांक में लिखने के बाद, देखिए पूर्णांक में पहले इसको हम लिखना सिखा देते हैं यहाँ पे। अच्छा, लेकिन ऑप्शन से किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। एक बार देख लेते हैं कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना, इसलिए बाद में मिस्टेक होगा तो और लंबा चला जाएगा। सबसे पहले दिया हुआ था 4 गुने भुजा, दूरी उसका हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ a² का मान यहाँ पे था 60,025 था, रूट निकलेगा 245 का। आप चेक भी कर सकते हैं, 245 का ही निकलेगा। और 4 गुने भुजा करेंगे तो 4 5 20 के, जीरो हाथ में 2 4 16 16 2 18 का टच में 7 के 8 एक 9 सही निकला है दूरी। और इसको अगर किलोमीटर में चेंज किए तो यहाँ पे क्या हो गया? 100 से भाग कर दिए, 1000 से भाग कर दिए, किलोमीटर में चेंज हो गया। अब दूरी बटे चाल होता है, समय बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। यहाँ पर दूरी रख दिए किलोमीटर में, और ये चाल रख दिए किलोमीटर पर आवर में। तो ये घंटा में निकला था, इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से क्या कर दिए? गुना कर दिए। इसमें अब कोई मिस्टेक नहीं दिख रहा है। 1 बटे यहाँ पे 18 बच रहा था, 18 है, 60 है, 60 से गुना किए थे, 36 18। अच्छा, यहाँ पर गलती हो गया, 36 18 6 से काटेंगे तो 6 का मेरे को यहाँ पर 1 बचेगा ना, तो यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। तो अब यहाँ पे 5 नहीं आएगा, 10 बच रहा है। अगर काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं। ये यहाँ पे 5 हो जाएगा, और ये यहाँ पे हो जाएगा 49। अब सही आया यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा? तो ऊपर में बचा 49 बटे 15। अब इसको पूर्णांक में चेंज करते हैं। तो अब अगर इसको पूर्णांक में चेंज करेंगे तो ये कितना आएगा? 15 या 45, 3 पूर्णांक 4 बटे 15, 3 पूर्णांक 4 बटे 15। ये जो पूर्णांक यहाँ पर 3 आ गया, मतलब 3 मिनट हो गया। जो बच गया उसको हम लोग क्या करेंगे? तो उसको सेकंड में चेंज करेंगे। 3 मिनट यहाँ पे निकल के आ गया, और इसको सेकंड में चेंज करने के लिए फिर से इसमें क्या करना पड़ेगा? 60 से गुना करना पड़ेगा। तो 15 चौका 60 हो जाएगा, तो 4 चौका कितना बचेगा? 16। तो 16 सेकेंड आ जा रहा है। 3 मिनट 16 सेकेंड। अब ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन इतना सारा कैलकुलेशन आपको बहुत सारे कैलकुलेशन माइंड में करना है, इसमें इतना सारी चीज़ें करना नहीं है। सिंपल क्या करना है,
अगर 2 से 3 स्टेप है, हमको पता है कि क्षेत्रफल दिया है तो वर्ग का भुजा निकल जाएगा, इसका रूट ले लेंगे तो रूट पता चल गया 245 रूट लेने के बाद हमको पता है कि इसके परिधि पर, इसके परिमाप पर घूम रहा है, तो जो परिमाप होगा वर्ग के वही उसका दूरी हो जाएगा। तो वर्ग के परिमाप के बराबर दूरी यहाँ पर निकाल लेंगे। दूरी निकालने के बाद चाल का समय का फार्मूला यूज कर लेंगे। हाँ, यूनिट पर ध्यान देना, यूनिट में मिस्टेक होगा तो आंसर नहीं आएगा, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात किया जा रहा है कि 52 ताशों के एक गड्डी में से 2 ताश या वृक्ष निकाले जाते हैं और फेंक दिए जाते हैं, तो शेष 52 ताशों में से एक सरल निकाली गई एक इक्का निकालने का प्रयोगता बताना है कि इक्का निकलेगा तो क्या होगा। अच्छा, अगर चलिए इस क्वेश्चन के जरिए हम आपको ताश के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जिनको नहीं पता होगा वो जान जाएंगे। तो सबसे पहले ताश के बारे में हम लोग जानते हैं, ऐसा करते हैं स्लाइड ले लेते हैं, एक्स्ट्रा स्लाइड, ये आपको हेल्प करेगा। सबसे पहले जान लेते हैं ताश के बारे में। तो ताश का हम लोग बात करेंगे, जिसको पत्ता भी बोला जाता है, कार्ड भी बोला जाता है। पत्ता कहते हैं, कार्ड कहते हैं, ठीक है। ताश के पत्ती जो होता है, पहले इसको 2 वर्गों या हम लोग बोल सकते हैं 4 वर्गों में बांटा जाता है। ताश का जो पत्ती होता है वो 4 वर्गों में बांटा जाता है। तो 4 वर्गों में बांटा जाता है। 4 वर्ग कौन कौन सा होता है ध्यान से समझना है, ठीक। तो 4 समूह में एक होता है हुकुम। चलिए ऐसा करते हैं कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। हुकुम होता है तो हुकुम का जो कलर होता है ना, ब्लैक होता है। हुकुम का कलर कैसा होता है, जिसको हम ब्लैक कलर से लिख रहे हैं, हुकुम। इंग्लिश में भी अगर बात करते हैं, इंग्लिश में हम लोग इसको स्पाइड्स कहते हैं, ठीक। दूसरा जो होता है पान होता है। दूसरा जो होता है कौन होता है, पान होता है। तो पान का जो कलर होता है वो लाल होता है, तो इसको लाल से लिख देते हैं, पान। इसको इंग्लिश में हम लोग हार्ट्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद बात करते हैं, पान के बाद आता है ईंट। तो ईंट का भी जो कलर होता है वो कैसा होता है, लाल होता है, तो इसको लाल से ही लिख रहे हैं, ईंट। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डायमंड। उसके बाद जो आता है ईंट के बाद चीरी। तो चीरी का जो कलर होता है ब्लैक होता है, चीरी। अब देखो सबका संख्या का बात करेंगे तो इसका भी जो संख्या होता है 13 वो होता है। इसका भी संख्या, चीरी का भी कितना संख्या होता है, 13 होता है। और पान का भी कितना, तो 13 होता है। और ईंट का भी 13 होता है। यहाँ कुल का बात करेंगे तो कुल कितना होता है, 52 पत्ती होता है। तो 52 पत्ती में आपको समझ में आ गया कि हुकुम और चीरी जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, काला होता है। तो ये इसलिए यहाँ पर 13 को 13 यहाँ पर कैसा पत्ती दिखेगा, ब्लैक दिखेगा, ये भी ब्लैक दिखेगा। कलर का बात करेंगे तो ब्लैक, और ये दोनों के दोनों रेड कलर होगा, ये भी रेड होगा और ये भी रेड होगा। आज क्लियर है। अब ये जो ब्लैक पत्ती होगा, तो ब्लैक पत्ती 13 गो में कैसा कैसा होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो ब्लैक हुकुम का बात करेंगे तो हुकुम भी कितना, 13 गो होता है। तो 13 गो में कौन कौन होता है जान लेते हैं। तो पहला जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, पहला जो होता है वो होता है इक्का। इक्का, जिसको इंग्लिश में हम लोग ऐश कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, बादशाह। बादशाह, इसको इंग्लिश में हम लोग किंग कहते हैं। तीसरा जो होता है बेगम, तो इंग्लिश में हम लोग क्वीन कहते हैं। उसके बाद होता है गुलाम, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं जैक कहते हैं, ठीक। बाकी जो पत्ती होता है वो नंबरिंग वाला पत्ती होता है। नंबरिंग क्या क्या रहता है, तो 2,
3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 वो यहाँ पे ये कितना हो गया देख सकते हैं, ये टोटल 9 वो हुआ, 9 और 4 13, तो टोटल 13 पत्ती होता है। ये 2 से लेकर 10 तक नंबर वाला पत्ती होता है और ये सबका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। अब बात करते हैं सेम चीज़ इसमें पान में भी देखने को मिलता है। तो ये अब कलर जो रहेगा सबके सब कैसा रहेगा, रेड कलर में रहेगा। तो यहाँ पे इक्का होगा, बादशाह होगा, बेगम होगा, गुलाम होगा, इसके बाद वो इसमें भी नंबर वाला रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे ही ईट में भी रहेगा, तो ईट भी सबके सब कैसा कलर का रहेगा, ये भी सबके सब रेड कलर का रहेगा। इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, उसके बाद सब नंबरिंग वाला रहेगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी 13 को रहेगा। अब चिरी रहेगा, तो चिरी भी कितना, तो ये भी 13 को होगा। और सेम ही चीज़ रहता है, एक पर इक्का लिखा हुआ रहेगा और बादशाह रहेगा, फिर बेगम रहेगा, बेगम रहेगी बोल सकते हैं। उसके बाद गुलाम होगा, इसके बाद नंबरिंग रहेगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से ये ताश के पत्ती का पार्ट होता है। अगर आपको इतना याद है तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाला है इस प्रकार की प्रायिकता निकालने में। तो आपको यही चीज़ें याद करना है और याद रखना है। कोई पूछेगा हमसे अब कि रेड की संख्या कितना होता है ताश के पत्तों में, तो 26 गो होगा। ब्लैक की संख्या कितना होगा, 26 गो होगा। कोई पूछेगा इक्को की संख्या कितना होता है पूरा पत्ती में, तो देखिए 4 गो इक्का मिलेगा सब में। एक का हुकुम का इक्का होगा, एक पान का इक्का होगा, एक ईट का इक्का होगा, एक चिरी का। तो टोटल इक्का की संख्या कितना होगा, 4 गो रहेगा। बादशाह की भी संख्या कितना रहेगा, 4 गो रहेगा। बेगम का भी संख्या कितना रहेगा, 4 गो रहेगा। गुलाम का भी संख्या कितना होगा, 4 गो रहेगा। कोई पूछेगा पान की संख्या बताओ इसमें, तो 13 गो रहेगा। ईट की संख्या बताओ तो 13 गो होगा ही। चिरी की संख्या बताओ तो 13 गो होगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा, तो इस प्रकार के आप प्रायिकता को निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब चलते हैं क्वेश्चन पे। बात किया जा रहा है कि 52 ताश के पत्ता है जिसमें से पहले ही 2 पत्ता निकाल दिया गया है। प्रायिकता इतना आसान ये नहीं दिया है, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 2 पत्ता निकाल देंगे तो कितना पत्ता बचेगा, तो 50। लिख भी दिया है कि निकालने के बाद जो पत्ता बचेगा कितना बचेगा, 50 बचेगा। ठीक है। अब बोला है प्रायिकता तो निकालना है, और प्रायिकता देखिए जब हम किसी एक पत्ते को निकालेंगे तो इक्का आने का प्रायिकता बताना है। कितना, इक्का आने का प्रायिकता बताना है। तो प्रायिकता कैसे निकाला जाता है, तो जिसका प्रायिकता निकालने के लिए बोलता है उसका संख्या ऊपर में लिखते हैं और कुल संख्या कहाँ पे लिखते हैं, नीचे में लिखते हैं। बस यही चीज़ यूज करना है। प्रायिकता बोला है कि इक्का आने का प्रायिकता बताना है। तो इक्का कितना होता है, 4 गो होता है। इक्का कितना होता है, 4 गो होता है। लेकिन जब 52 पत्ता में से 2 पत्ता निकालेंगे तो हो सकता है वो कोई भी पत्ता हो सकता है। हो सकता है इक्का न भी हो, या हो सकता है कि एक इक्का हो, एक इसमें से इक्का निकला होगा, एक दूसरा पत्ता निकल गया होगा। जब 2 पत्ते यादृच्छिक निकालेंगे बिना देखे तो ये भी संभावना पड़ता है कि चारों में से 2 पत्ता जो निकाले उसमें से एक भी इक्का नहीं निकला है, चारों के चारों बचा है। तो अभी इक्का की संख्या कितना मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। तो 4 बार टोटल पत्ता कितना है, 50 है। लेकिन ये भी संभावना बनता है कि एक उसमें से एक इक्का निकल के चला गया होगा। 2 जब निकाल रहे थे पत्ती तो हो सकता है एक इक्का निकल गया होगा और उसमें 3 ही इक्का बचा हुआ है। तो या का मतलब होता है जोड़, तो जोड़ते जाएंगे तो 3 बटे कितना होगा, 50 हो जाएगा।
या ये भी संभावना बनता है कि जब दो इक्का निकालेंगे तो जब दो पत्ती निकाले होंगे हो सकता है दोनों को दोनों इक्का दो इक्का ही निकल गया होगा, और जब दो इक्का निकल गया होगा तो दो ही इक्का बचा होगा, तो 2 बटे कितना होगा 50 होगा। तो यहाँ का मतलब प्लस करते जाएंगे। अब तीसरा, अब और कोई संभावना बचता है क्या? तो तीनों संभावना लिख ही लिए। हो सकता है चारों का चारों इक्का बचा हुआ रह गया होगा, नहीं निकला होगा, 2 पत्ती निकाले तो 4/50 हो गया। या का मतलब हो गया प्लस, तो प्लस साइन दे दिए। या हो सकता है कि जब 2 पत्ती निकाले होंगे तो उसमें हो सकता है कि एक पत्ती क्या इक्का निकल गया होगा, एक दूसरा निकल गया होगा, मतलब एक इक्का की संख्या घट गया, तब इक्का की संख्या कितना बचा 3, तो 3/50 लिख सकते हैं। या जब 2 पत्ती निकाले होंगे हो सकता है दोनों को दोनों इक्का निकल गया होगा, तो क्या संभावना बनता है? संभावना बनता है कि हो सकता है 2 इक्का अब बचेगा, इसलिए 2 इक्का निकल गया होगा, 2 बटे कितना हो गया 50। तो जितना संभावना है सबको योगफल में लिख देते हैं, यही इसका परेखता हो जाएगा। तो 4 3 7 नीचे में जब समान होता है तो ऊपर वाला डायरेक्ट जुड़ता है, तो 4 3 7 7 2 9, ये कितना हो जाएगा 9/50 हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत आसानी से बन गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात किया जा रहा है cos a प्लस बी और cos a माइनस बी का गुणनफल क्या होगा। अब देखिए, ये अभी हम यहाँ पर डिराइव करके निकालेंगे, लेकिन आगे से ये फार्मूला के तौर पर आप याद रख सकते हैं। इसको फार्मूला के तौर पर आप याद रख सकते हैं और वहाँ से आप आसानी से इसको बना सकते हैं। चलिए इसको हम लोग फार्मूला के तौर पर ही अभी हम लिखते हैं इसको। ऐसे ऑप्शन से भी चलने की कोशिश करेंगे, उससे भी डिफिकल्टी बढ़ते जाएगा, कोई उपाय नहीं है। चलिए अब ये दोनों का गुणनफल निकालना है। किसका किसका गुणनफल निकालना है? तो cos a प्लस बी के साथ गुना करना है cos a माइनस बी का। इसमें गुना करने के लिए कुछ है नहीं, तो 2 फार्मूला पहले यूज होगा। एक तो फार्मूला यूज होता है cos x प्लस वाई। इसका फार्मूला क्या होता है? cos x इंटू cos वाई माइनस cos x इंटू यहाँ पे गलती हो गया, साइन x इंटू साइन वाई। जब यहाँ प्लस रहेगा तो साइन यहाँ पर माइनस होगा, बस ध्यान रखना है। दूसरा होता है cos x माइनस वाई। तो यहाँ पर माइनस आ गया तो बीच में यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ प्लस हो जाएगा, बाकी सब सेम ही रहेगा। ठीक, तो यही 2 फार्मूला हम लोग को यहाँ पे यूज करना है। चलिए यही 2 फार्मूला यूज करते हैं। तो पहला के लिए लिखेंगे, पहला के लिए क्या लिखाएगा? cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। इसके साथ गुना होगा, ये वाला यूज करेंगे माइनस वाला, तो माइनस वाला यूज करेंगे तो cos a इंटू cos b प्लस cos साइन, फिर गलती कर रहे, साइन a इंटू साइन b। अब देखिए इसमें भी 2 पद है, इसमें भी 2 पद है, तो गुना करने आना चाहिए। पहला पद का गुना दोनों के साथ होगा, तो पहला पद का गुना हम दोनों के साथ यहाँ पर करते, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो cos a इंटू cos b का गुना cos a इंटू cos b का, सेम ही चीज़ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर b हो जाएगा। अब इसका गुना इसके साथ करेंगे तो ये अलग अलग है, तो ये क्या आएगा, ये आएगा यहाँ प्लस में, प्लस ही होगा, दोनों को दोनों प्लस में है, तो साइन a इंटू कॉस a इंटू साइन b इंटू कॉस b। ठीक है, आगे अब ये इसका गुना इसके साथ होगा, तो जब इसका गुना इसके साथ होगा तो प्लस माइनस माइनस साइन आएगा, और इसमें भी वही आएगा, साइन a इंटू कॉस a साइन b इंटू कॉस b। और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस आएगा, इसमें इससे गुना होगा, तो यहाँ पर सेम चीज़ दिख रहा है, दोनों का दोनों साइन का साइन a का स्क्वायर हो जाएगा इंटू साइन b का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि ये दोनों पद समान है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में तो कैंसल आउट हो जाएगा। अब जो बच रहा है, क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है
कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब आ जाते हैं, हमको इसमें से अभी भी ऑप्शन कोई नहीं दिख रहा है, किसी एक को चेंज करते हैं। यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी है, देखिए सब में ए वाला ही है, तो इसको हमको चेंज कर देते हैं, 1 माइनस साइन में चेंज कर देते हैं। इसको लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं। इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ये चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे कौन किसको चेंज करें, यहाँ पर इस b वाला को चेंज करते हैं, साइन स्क्वायर b को छोड़ देते हैं, a वाला को चेंज करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब गुना करते हैं, जब गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए में 1 से गुना होगा तो कॉस स्क्वायर ए ही रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी को बाद में लिखते हैं, फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए बचेगा, फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर बी में 1 से गुना होगा तो इतना ही रह जाएगा साइन स्क्वायर बी। यहाँ पर प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। फिर से यहाँ पर देख सकते हैं कटेगा, ये इधर माइनस में, ये इधर प्लस में कट जाएगा, तो बचा क्या, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन और भी तरीका से बना सकते हैं, कोई मान लेकर भी क्या कर सकते थे, बना सकते थे, इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। तो मान लेकर कैसे बनाते, यहाँ पे क्या करते, ऑप्शन से चलते, देखिए कितना आसानी से बनेगा। ए को मान लेते हैं 60 डिग्री और बी को मान लेते हैं 30 डिग्री। ठीक है, अब यही दोनों का गुना निकालना था ना, तो यहाँ पर ए अगर 60 डिग्री रखते हैं और बी 30 डिग्री रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छे, अब जीरो जब होगा और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये 30 डिग्री बचेगा, तो ये पूरा एक जीरो हो गया, तो गुना में रहेगा तो जीरो ही हो जाएगा। लेकिन अब उस पर ए और बी का जब ये मान रखेंगे तो ये सबके सब क्या हो जा रहा है, सबके सब जीरो ही होने लगेगा, फिर कोई आंसर ही नहीं आएगा। हाँ, ये जीरो ही होगा। तो 30 और 60 और 30 नहीं रखकर, नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। देखिए यहाँ पे अगर ये 60 डिग्री रखते हैं यहाँ पे, तो 60 रखेंगे तो यहाँ पे मान कितना आएगा, √3/2, और √3/2 का स्क्वायर कितना होगा, 3/4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी क्या होगा, बी का मान 30 डिग्री रखेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, तो ये जीरो नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ये जीरो आ जाएगा, इसलिए कि कॉस यहाँ 60 डिग्री रखेंगे, तो ए का मान 60 डिग्री है ना, तो कॉस 60 का मान कितना होता है, तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है, और 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, माइनस ये बी तक कितना है, 30 डिग्री है, तो साइन बी, तो साइन बी का मान कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर 1/2, ये कट के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो यही करेक्ट ऑप्शन आएगा। इसमें भी चेक कीजिएगा तो ये नहीं होगा। तो इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्या करके, तो सिर्फ आप यहाँ पे कोई भी दो मान, यहाँ पर ए और बी है तो दोनों के लिए कुछ मान लेंगे, और मान के हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दिया हुआ है, एक मकान की खिड़की से एक मकान के खिड़की से एक झंडे के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, और उसके आधार का अवनमन कोण, और तथा उसके यहाँ बोला है कि झंडे के शिखर का उन्नयन कोण और उसके आधार का अवनमन कोण कितना, 30 डिग्री है, तो उस मकान से झंडे के क्षैतिज दूरी 6 मीटर है, तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन को पूरा समझना है। सबसे पहले इस प्रकार क्वेश्चन दे तो क्वेश्चन का सबसे पहले एक फर्श बना लेना है। क्या करना है, एक फर्श बना लेना। चलिए यहाँ पे बना देते हैं, एक फर्श तैयार कर लिए। एक तरफ घर बनाइए, घर का क्या करें, खिड़की बना लें, यही खिड़की है घर का, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या करते हैं, फ्लैग है, झंडा है, बोला गया है कहाँ पे, एक मकान के खिड़की से एक झंडे के शिखर का उन्नयन। अब झंडा कहीं इधर होगा, ठीक है, झंडा को इधर दिखा दिए, ये झंडा है। झंडे का शिखर कौन होता है, झंडे का शिखर ये होता है। तो शिखर से उन्नयन कोण, मतलब यहाँ से खिड़की से शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कौन होता है, यही वाला कोण होता है। यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये दिया हुआ है कितना है, 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री है। बोला है उसके आधार, झंडा के आधार कौन है, जमीन पर यहाँ पर नीचे में होगा, तो उसका अवनमन कोण दिया हुआ है। अवनमन कोण किसको बोलते हैं, तो यहाँ से जब ड्रॉ करेंगे तो ये वाला जो एंगल बनता है यही क्या बनता है, अवनमन। तो ये यहाँ पे कितना, तो ये अगर यहाँ पे बात करेंगे तो ये 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है, ये अवनमन कोण बन रहा है। बताया गया कि मकान से झंडे के क्षैतिज दूरी, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी जो है कितना, 6 मीटर का दिया हुआ है। तब ये पूरा झंडे का ऊंचाई बताना है। देखिए ये पूरा झंडे का ऊंचाई बताएंगे तो इसमें दो प्रकार के समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक तो ये बनेगा समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण यहाँ पे 90 होगा, दूसरा ये समकोण त्रिभुज बनेगा। तो यही दो समकोण त्रिभुज का यूज करेंगे तो ये अलग अलग, पूरा झंडे का लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन इसको हम x और इसको y मान के अलग अलग पहले क्या करते हैं, x y निकाल लेते हैं और तब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा झंडे की लंबाई निकल जाएगा। अब देखिए पहले अगर नाम दे देते A B C D, तो अगर त्रिभुज ABC का बात करेंगे, ABC में ABC में देखिए ये वाला एंगल है तो एंगल के सामने वाला ये लंब होता है। लंब भी हमको ये x चाहिए और इसका ये आधार दिया हुआ है, तो लंब और आधार यूज हो रहा है। लंब आधार किसके रेशियो में आएगा, तो tan के रेशियो में आएगा, तो इसीलिए tan 60 डिग्री का यूज करेंगे। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। लंब कितना मान है x और आधार कितना क्वेश्चन में दिया है 6, तो 6 हो जाएगा। और tan 60 डिग्री का मान सभी को पता ही होगा कि √3 होता है x, तो यहाँ से x का मान कितना निकल के आएगा, 6 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, तो 6√3 हो जाएगा। इतना मीटर x का मान निकल के आ गया। अब y का मान निकालने के लिए ACD में चलते हैं, तो त्रिभुज ACD में इसमें भी देख सकते हैं जो कोण दिया है उसके सामने वाला ये लंब होगा, तो यहाँ पर y लंब का आएगा और ये आधार पता है, तो लंब आधार का ही हम लोग रेशियो यूज करेंगे, तो ये tan में ही आएगा। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब, तो लंब हो गया y और आधार कितना था, आधार ये नीचे वाला होता है, तो नीचे वाला यहाँ पे कितना 6 दिया हुआ है, तो 30 डिग्री का मान कितना 1/√3 होता है बराबर y/6। अब देखो 6 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, जब उसके साथ वो गुना होगा तो यहाँ से y का जो मान निकल के आएगा कितना आ जाएगा 6/√3। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर ऊपर में √3 है, आंसर में भी सब में ऊपर में, नीचे में √3 नहीं दिया, तो इसको हर परमेकरण कर लेते हैं। हर परमेकरण सभी को पता ही होगा कि नीचे का हम लोग को रेशनल नंबर को हटाना रहता है, तो ऊपर नीचे √3 गुने √3 कर देते, रेशनलाइजेशन हम लोग जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर 6√3 हो जाएगा और 3 में √3 से गुना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से 6 2 मरतबे कटेगा, तो y बराबर कितना 2√3 हो जाएगा। जो झंडे की लंबाई जो होगा, तो लंबाई दोनों का योगफल शुरू में ही बताए थे, x और y को जोड़ना पड़ेगा, तो x + y हो जाएगा। x का मान है 6√3 और y का मान है 2√3, जोड़ के कितना हो जाएगा 6 2 8√3 हो जाएगा। इतना मीटर झंडे की लंबाई निकल के आ गया। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात किया जा रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक समचतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है 480 वर्ग सेंटीमीटर है। तब बात की जाए और इनके छोटे विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, तो इसके लंबे विकर्ण की लंबाई बताना है। सबसे पहले चीज़ आपको तो पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज किसको कहते हैं। तो वैसा चतुर्भुज जिनके चारों भुजा क्या होते हैं, वैसा चतुर्भुज जिनके चारों भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उसे समचतुर्भुज हम लोग कहते हैं। उसे हम लोग समचतुर्भुज के नाम से जानते हैं। हम समचतुर्भुज के नाम से जानते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो ये समचतुर्भुज दिया हुआ है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा, ये वाला जो विकर्ण होगा वो लंबा वाला विकर्ण होगा, ये वाला जो विकर्ण होगा वो छोटा वाला विकर्ण होगा। तो
अगर एक का विकर्ण छोटा वाला का d1 मान लेते हैं, ये d2 मान लेते हैं, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है समचतुर्भुज का, क्या होता है 1/2 गुने d1 इंटू d2, 1/2 गुने d1 इंटू d2 होता है। तो बात को ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ से हम लोग क्षेत्रफल क्वेश्चन में क्या कर दिया है, क्षेत्रफल क्वेश्चन में दे दिया है, यहाँ पर यही आसान कर दिया है। क्षेत्रफल क्वेश्चन में क्या किया है, दिया हुआ है, तो यहाँ पर बराबर कर देते हैं। क्षेत्रफल कितना दिया, 480 दिया हुआ है। तो 1/d1 को छोटा वाला विकर्ण माने, तो ये कितना 20 सेंटीमीटर है, तो 20 रख दिए, और d2 यहाँ पर निकालना है, तो d2 का मान रख देते हैं। यहाँ से ये कटेगा 2 से 10 मरतबे, और एक जीरो से एक जीरो इधर जाएगा, कट जाएगा, तो d2 का मान बहुत आसानी से निकल के आ गया, कितना 48 सेंटीमीटर। इसमें कुछ था ही नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान। तो कोई कोई बहुत आसान भी क्वेश्चन मिलेगा और कोई कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन भी देखने को आप लोग को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बात किया जाए एक राजमार्ग पर स्थित ए स्थान, एक ए स्थान है और स्थान बी है, एक दूसरे के बीच की दूरी दिया है 240 किलोमीटर की दूरी है, और एक ही समय में एक कार ए से और एक कार बी से चलना शुरू करता है, और दोनों की यदि कारें एक ही दिशा में चलता है तो दोनों को मिलने का जो समय है वो कितने घंटे में मिलते हैं, तो 8 घंटे में मिलते हैं। और यदि वो अपनी पूर्ववर्ती चाल से ही चल रहा है और एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेगा तो 2 घंटे में मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले 2 स्थान है, एक ए स्थान है और एक बी स्थान है, एक ए स्थान है और एक बी स्थान है। दोनों के बीच की दूरी का बात करेंगे तो दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितना है, 240 किलोमीटर की दूरी है। अब देखो जब यहाँ से एक कार चलना शुरू करेगा, कार इस दिशा में चल रहा है सेम दिशा में, तो अभी से ये ए इससे जो ए से कार चल रहा है वो फास्ट चलेगा और बी से जो है वो स्लो चलेगा, तभी जाके कुछ दूर आगे जाके ये दोनों आपस में क्या होगा, मिलेगा। जब सेम दिशा में चल रहा है तब, और उसमें समय भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन जब कार ए इस दिशा में चले, कार बी अपोजिट दिशा में चले, तो आपस में बीच में ही कहीं मिलेगा और इसमें मिलने का समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलने का जो समय हो रहा है 2 घंटे हो रहा है। तो सबसे पहले दोनों कार की चाल मानते हैं। पहली कार की चाल जो है वो 1 किलोमीटर पर आवर के घंटा से मान लेते हैं, या एक्स मान लेते हैं। एक्स सब किलोमीटर पर आवर में ही दिया है तो किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। इसके जो चाल है वाई किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। ठीक, अब देखो फार्मूला तो सबको पता ही होगा, जो फार्मूला होता है चाल का, तो चाल बराबर जो फार्मूला होता है क्या होता है, दूरी बटे समय, यही होता है। यहाँ रिलेटिव यूज किया जाता है। चाल का बात करेंगे तो चाल, जब बात को ध्यान से सुनना है, जब सेम दिशा में गाड़ी चलती है तो चाल घट जाता है। अधिक वाला चाल में से कम वाला चाल क्या हो जाता है, यहाँ पर अधिक इसी का होगा, इसका कम होगा, तभी जाके ये मिलेगा। तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकलता है, अधिक जिसका चाल होता है उसमें से कम वाला घट जाता है जब एक ही दिशा में चलता है लोग तब। इसलिए कि हम लोग देखते हैं जब ट्रेन में बैठे रहते हैं और उसी दिशा में दूसरा ट्रेन गुजरेगा तो हम लोग को चाल लगेगा कि बहुत स्लो जा रहा है, लेकिन कोई विपरीत दिशा में ट्रेन गुजरता है तो चाल क्या लगता है, बहुत फास्ट चल रहा है। तो उस केस में क्या होता है, रिलेटिव चाल हम लोग को दिखाई देता है। विपरीत दिशा में चाल दोनों का जुड़ जाता है और सेम दिशा में चाल क्या हो जाता है, घट जाता है। जिसका अधिक होता है उसको कम वाला में से घटाता है। चाल कितना हो जाएगा, x - y हो जाएगा। दूरी सबको उतना ही तय करना है 240, और समय इसमें कितना लग रहा है, तो इसको 8 घंटे का समय लग जा रहा है। तो 8 3 के 24, तो यहाँ से x - y बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। ये समीकरण 1 बन गया। जब ये विपरीत दिशा में चलेगा तो विपरीत दिशा में चाल जुड़ता है, रिलेटिव स्पीड क्या होता है, बढ़ता है, x + y हो जाएगा। दूरी वही रहेगा 240 का, समय कितना लग रहा है 2, तो 2 से भाग हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 120 हो जाएगा। यहाँ से x + y बराबर क्या हो गया, 120 हो गया। अब यह तो दोनों को सॉल्व करें, या यहाँ पर देख सकते हैं दोनों का अंतर 30 होना चाहिए। इसका अंतर 30 है क्या, 70 और 50 का अंतर 30 नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। इसका अंतर भी 30 नहीं है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अरे कुछ गलती तो हम नहीं किए है ना, सबका अंतर यहाँ पर 20 दिख रहा है, मतलब अंतर 20 होना चाहिए। थोड़ा सा गलती हमको लग रहा है, देख लेते हैं एक बार। 240 किलोमीटर की दूर स्थित है, ये नजदीक भी हो सकता है।
चलिए, तो हाँ ठीक है, कोई कैलकुलेशन इसमें मिस्टेक नहीं है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसमें कोई भी अंतर ही इसका 30 का किसी में भी नहीं है। तो ये सब ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नन ऑफ दीज हो जाएगा। सॉल्व करना चाहते हैं कि दोनों समीकरण को जोड़ दे तो वाई वाई कट जाएगा, एक्स का मान निकल जाएगा, एक्स का मान रख के वाई का मान सॉल्व कर ले तो वहाँ से आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वार्ता बंटन का समांतर माध्य की गणना करना है। माध्य निकालने के लिए सबको पता होगा कि माध्य का जो फॉर्मूला होता है, माध्य को हम लोग एक्स बार से भी दिखाते हैं, लिखते हैं समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। एफ आई जो होता है फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो फ्रीक्वेंसी सबका जोड़ सकते हैं, लेकिन एक्स आई इसमें नहीं दिया था। एक्स आई निकलता कैसे उसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए एक्स आई निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पर निकाल देते हैं टेबल बना के। ये जो वर्ग अंतराल दिया रहता है, ये जो वर्ग अंतराल किया जा रहा है, इसी को दोनों को जोड़ कर क्या करते हैं? 2 से भाग करते हैं। 0 और 10 को जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 में 2 से भाग करेंगे 5 आएगा। 20 और 30 को जोड़ेंगे, 10 और 20 को जोड़ेंगे 30 आएगा, 30 में 2 से भाग करेंगे 15 आएगा। तो जोड़ के 2 से भाग करते जाना है। तो यहाँ 25 आएगा, 35 आएगा और यहाँ पर 45 आएगा। उसके बाद इसको हम इसी को हम लोग बोलते हैं एफ आई। एफ आई अब हमको निकालना क्या है? एफ आई एक्स आई निकालना है। एफ आई एक्स आई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। इसको गुना करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो गुना करते हैं तो 5 छः के यहाँ पर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 15 में यहाँ पे 10 से गुना होगा 150 हो जाएगा। यहाँ पर 25 में 9 से गुना होगा 225 हो जाएगा। अब 35 तक 35 गुना 70, 70 गुना के 140 हो जाएगा। अब 45 में 11 से गुना होगा तो 5 9 4 495 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को जोड़ना रहता है। पूरा समेशन दिख रहा है ऊपर में है, तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालना है, इसको मतलब जोड़ना है। तो 5 इसमें अंत में 5 5 10 के 0 1 बचेगा। 9 और 4 13, 13 2 15, 15 5 20, अब 20 और 3 20 3 23, 23 1 24 के 4 हाथ में 2 बचेगा। यहाँ पे 3 अंक वाला कितना है? 4 1 5 5 और 2 7 7 1 8 8 और 2 10 हो जाएगा। 1040 हो गया। ठीक है, अब हमको ये एफ आई का सभी समेशन निकालना पड़ता है। तो एफ आई का समेशन कितना होगा? 11 और 4 15 15 15 9 15 9 24 24 और 10 24 और 10 34 34 10 40 हो गया। तो अब यहाँ पर माध्य कितना हो जाएगा? तो ये ऊपर में लिखना है फार्मूला के हिसाब से 1040 और ये नीचे में लिखाएगा 40। 0 से 0 कट जाएगा, 4 से ये कटेगा, 4 दुना के 8 6 का 24। यहाँ से x बार का मान कितना आ गया? 24 आ गया। ये समांतर माध्य क्या निकल के आ गया? 24। इस क्वेश्चन में कोई खास नहीं था, बस ये फार्मूला पता होना चाहिए। और दूसरा क्या था कि एक्स आई का मान आपको निकालने आना चाहिए। बस ये 2 चीज़ें आता है तो यहाँ से आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी ब्रह्मांडता मंटन में समांतर माध्य और माध्यिका दिया हुआ है तो बहुलक ज्ञात करना। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पहले भी शायद ये क्वेश्चन आया हुआ था। बहुलक का सूत्र होता है, मतलब तीनों में संबंध जो होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, यही रिलेशन होता है तीनों में। और ये रिलेशन से क्वेश्चन बहुत बार पीपीएससी टीआरई के एग्जाम में रिपीट करता है। तो ये रिलेशन आपको याद होना ही चाहिए। अब इसमें जिसका मान दिया उसका मान रख के बहुलक निकाल लेते हैं। 3 गुने माध्यिका, माध्यिका का मान बाद में यहाँ पर दिया है 26 माइनस 2 गुने माध्य, तो माध्य कितना दिया है? 25.5। ये 36 18 1 बचेगा, 6 दुना के 36 18 1 6 3 दुना के 6 1 7 माइनस ये 25.5 दुना कितना 51 हो जाएगा। अब ये घटेगा तो 8 में से 1 जाएगा 7, 7 में से 5 जाएगा 2, तो 27 निकल के आ रहा है। इसका बहुलक का जो आंसर आएगा क्या हो जाएगा? 27। इसमें खास कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बस ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपको देखते ही पता चल रहा है कि साइन थीटा, साइन 3 साइन 5 थीटा क्या क्या दे दिया है। ये बहुत डिफिकल्ट, इस प्रकार का जब क्वेश्चन आप देखेंगे तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा। इसका उपाय एक ही है कि हम लोग क्या करें, थीटा का कुछ ऐसा मान ले और मान पर क्या करेंगे
रख के चेक कर लेंगे कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, किसके साथ ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। थीटा का मान हम ऐसा आसान लेंगे जिसको सिंप्लीफाई करना क्या हो, आसान हो। तो ऐसा करते हैं, देखिए कभी कभी मान रखेंगे तो हो सकता है दो दो ऑप्शन हम लोग को सही हो जाएगा, तो घबरा के मोर देन वन पर क्लिक नहीं कर देना है। फिर एक दूसरे मान के लिए भी चेक कर लेंगे, फिर एक दूसरे मान के लिए भी चेक कर लेंगे कि वो सच में दोनों ऑप्शन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी बनता है, इसलिए ध्यान देना है। तो एंगल आपको आसान लगे उस एंगल का मान हम लोग इसमें रखेंगे। तो सबसे पहले हम ऐसा काम करते हैं, थीटा का मान 90 डिग्री रख देते हैं। थीटा का मान क्या करते हैं, 90 डिग्री। देखिए थीटा का मान 90 डिग्री बोले या इसको π/2 भी बोला जाता है, और ध्यान में रखिएगा या तो π/2 बोले या 90 डिग्री बोले। थीटा का मान अगर π/2 रखते हैं तो सबसे पहले ध्यान में होना चाहिए साइन π/2 का मान कितना होता है। देखिए ये साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, और साइन 3π/2 का मान कितना होता है। तो साइन 3π/2 का मान किस क्वाड्रेंट में आता है आपको सोचना पड़ेगा। तो देखिए अगर साइन 3π/2 का मान बोलते हैं तो ये भी कितना होता है, यहाँ पे 3π/2 का मतलब कितना डिग्री हुआ, 270 डिग्री हुआ। और 270 ही होगा ना, 270 होगा, ठीक है। तो ये निगेटिव होता है, इसलिए फर्स्ट और सेकंड में ही साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इस पर निगेटिव होगा। और 5π/2 का बात करेंगे, अगर हम 5π/2 का बात करते हैं, अब यहाँ पर 5π/2 का बात करेंगे, 90 गुने 5 कितना होगा, 9 × 5 = 45, 450 डिग्री होगा। और 450 डिग्री आपको पता होना चाहिए कि 450 डिग्री का मतलब कितना है, 360 में कितना जोड़ेंगे तो 450 आएगा। ये सब थोड़ा बहुत आपको मान के बारे में जानकारी होना चाहिए, तभी जाके आप क्वेश्चन फास्ट बना सकते हैं। खैर जो भी हो, नीचे में अगर π/2 रखते हैं तो π/2 रखे, 3π/2 रखे, 5π/2 रखे, सब के सब क्या होगा, 0 होगा। तो ऊपर में कुछ भी रहे और नीचे में क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है, मान क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। अब इसमें से कौन कौन अनडिफाइंड है चेक कर लेते हैं। देखिए ये तो मान पता चल गया कि π/2 पर ये क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। अगर यहाँ कॉट पहले tan पे आते हैं तो tan π/2 रखे या 3π/2 रखे या 5π/2 रखे, tan क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। इसीलिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। π/2 पर क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। लेकिन यहाँ पे अगर 2π/2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाता है, पाई बच जाता है, तो ये पाई पर 0 होता है, अनडिफाइंड नहीं होता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर अगर π/2 रखेंगे, अगर यहाँ पर π/2 रखेंगे तो ये 3π/2 होगा। तो जब tan अनडिफाइंड हो रहा है तो tan उल्टा होता है कॉट का, यहाँ पर भी 3 थीटा है, यहाँ पर भी 3 थीटा है, tan इसका उल्टा होता है तो ये इसका उल्टा है। तो जो अनडिफाइंड होता है तो उसका मान उसका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, 0 हो जाता है। अनडिफाइंड का उल्टा क्या होता है, 0 होता है, तो ये भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि π/2 पर क्या हो रहा है, ऐसे ही 2 ऑप्शन छट जा रहे हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है। अब अगर मन है तो और भी दूसरा एंगल पर आप रख के चेक कर सकते हैं, π/2 पर भी चेक कर सकते हैं, 45 डिग्री, π/4 पे 45 डिग्री पर भी चेक कर सकते हैं। तो जब 45 डिग्री पर जब चेक करेंगे ना, तो ए और बी दोनों ऑप्शन आएगा, आप चेक कर सकते हैं खुद भी। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, इसलिए कि ये π/2 पर सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो यही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हमेशा इस प्रकार क्वेश्चन को ऑप्शन से ही बनाना है, कभी भी उसको क्या बोलते हैं, कभी भी उसको सेम मेथड से नहीं, मतलब जो जनरल मेथड होगा उससे हम लोग सॉल्व उसको नहीं करेंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोले एक शंकु और एक गोलार्ध समान आधार, मतलब दोनों का आधार समान आधार का मतलब ये हो गया कि अगर शंकु का आकृति बनाते हैं तो शंकु का आकृति बनाते हैं तो इस प्रकार का शंकु होता है। ये गोलार्ध मतलब अर्धगोला का बात किया जा रहा है, अर्धगोला का आकृति बनाते हैं, गलत हो गया, अर्धगोला का आकृति बनाते हैं। तो अर्धगोला का ये आकृति हुआ, तो ये जब अर्धगोला का, तो ये इसका आधार कहलाता है, ये इसका आधार कहलाता है। दोनों का आधार का सेम का मतलब दोनों का त्रिज्या जो होगा क्या होगा, समान होगा। इसका भी त्रिज्या आर होगा, इसका भी त्रिज्या क्या होगा, आर होगा। तो आधार सेम का मतलब यही है कि दोनों का त्रिज्या जो होगा वो क्या होगा, समान होगा। बात क्लियर है। अब आ जाते हैं, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है। बोला है कि अगर दोनों का आयतन समान है तो अगर V1 और V2 क्या है, समान है, V1/V2 समान है, मतलब इसका कितना 1 के बराबर होगा। आयतन समान का मतलब ये इसका अनुपात क्या होगा, 1। अब यहाँ पर ऊपर में लिख दिए, पहले किसका बात किया जा रहा है कि ऊंचाई का अनुपात, तो पहले शंकु का बात किया जाए तो शंकु का आयतन ऊपर में लिखाएगा, तो क्या होता है 1/3 πr² h होता है
और डिवाइडेड बाई ये किसका था, अर्धगोले का था। अर्धगोले का आयतन जो होगा, तो अर्धगोले का आयतन कितना होगा, 2/3, इसलिए 4/3 होता है पूरा गोले का, अर्धगोले का 2/3 होगा, πr³ होता है, πr³ होता है। अब देखिए ये πr³ में देखिए जो इसका जो अर्धगोला होता है तो उसका जो ऊंचाई होता है, ध्यान समझिएगा, जो अर्धगोला होता है तो जो उसका ऊंचाई होता है वो त्रिज्या के ही बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो ये r² को, ये 1 के पहले बराबर है लिख लेते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, तो पाई से पाई भी कट जाएगा, तो ये r²/h होगा, और यहाँ से बचेगा 2 यहाँ पे आ गया, r³ को लिख सकते हैं r² × r। अब ये दोनों का त्रिज्या और ये ऊंचाई समान होता है, तो इस ऊंचाई को इसको r से दर्शा सकते हैं, बराबर 1 है। ये r² से r² कट जाएगा, 2 इधर क्या है भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में, तो h/r बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर गुना में आ जाएगा, 2/1 बचेगा। नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 लिख सकते हैं, तो अनुपात कितना है, 2:1 निकल के आ रहा है। अनुपात कितना आ रहा है, 2:1 निकल के आ जा रहा है। बस यही चीज़ें ध्यान में रखना था। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो गया। यहाँ पर इसका ऊंचाई नहीं होता, अर्धगोले का कोई ऊंचाई नहीं होता है, बेसिकली ये जो ऊंचाई होता है इसका ये त्रिज्या ही होता है, तो इसका जो एक r बचेगा वही उसका क्या कहलाएगा, ऊंचाई कहलाएगा। तो इसी दोनों का अनुपात निकल कर आ रहा है 2:1। चलिए आज का सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो आपको अगर किसी प्रकार किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप अवश्य कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सअप नंबर किसी प्रकार का क्वेश्चन में भी कोई नया क्वेश्चन आपके पास डाउट है तो क्वेश्चन को आप भेज सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको व्हाट्सअप नंबर बार बार यहाँ पर दिखाया भी जाता है, वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो व्हाट्सअप नंबर आपको पता ही होगा कि आपको शुरू में ही बता दिया गया है। तो चलिए आज का सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं।